गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। जैसे हमने इससे पहले जितने भी सिस्टम्स पढ़े हैं, जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा था, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, हमने फिर मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ा। तो ये सारे जितने भी सिस्टम हमने पढ़े हैं, हम ये नहीं कह सकते दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, वो अकेले काम कर रहे हैं। ऑल सिस्टम्स आर वर्किंग इन ए कोऑर्डिनेट मैनर, ताकि हमारी बॉडी का सिस्टम ठीक से चल सके। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट, कि आपस में दो ऑर्गन इंटरैक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें कि जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हम अंदर लेकर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ लंग्स काम नहीं कर रहे, उस वक्त क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स भी काम कर रही हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम इन्वॉल्व होता है। हम ये बात करेंगे कि हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, ताकि हमारा बॉडी का सिस्टम क्या रह सके, स्टेडी रह सके, कांस्टेंट रह सके और स्टेबल बना रहे। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है डिफरेंट ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ, इसका पर्पस क्या है? ताकि हमारी बॉडी का होमोस्टेसिस, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा बना रहे। दिस कोऑर्डिनेशन मेंटेन द स्टेडी एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन अवर बॉडी। उस स्टेबल एनवायरनमेंट को हम एक टर्म से जानते हैं, होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का मतलब अ स्टेबिलिटी, नॉट एनी चेंज। तो हमारे अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से हो रहे हैं कि हमारी बॉडी का में बदलाव नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट और स्टेबल एनवायरनमेंट अंदर बनाए रखता है। तो इस कांस्टेंट स्टेबल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कराने में मदद करती हैं। हम बात करें कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो जब आपने विग्रस एक्सरसाइज करी तो आपने क्या देखा कि आपकी सांस आप तेजी से ले रहे हो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस क्या हो रहा है, फास्ट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स काम कर रहे हैं। लंग्स को मूव कराने के लिए क्या है, वहाँ पर मसल्स भी काम कर रही हैं। तो मसल्स आर कोऑर्डिनेटेड विद लंग्स। ठीक है, ऐसे ही जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो क्या होगा, हमारा हार्ट बीट भी फास्ट होएगा, ताकि जल्दी से जल्दी जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुँचे और वो जल्दी से जल्दी क्या ले, ऑक्सीजन को ले। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बनाए रखने के लिए क्या है, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए। तो इसलिए क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस फास्ट हो गया। जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने के लिए क्या है, हार्ट से ब्लड जल्दी पंप होना चाहिए। तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल हमारी हार्ट बीट 72 टाइम्स होती है पर मिनट, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या पता तब आपकी 120 130 हो जाए। तो इतनी फास्ट बीटिंग हो रही है कि जल्दी से जल्दी ब्लड क्या है, बाहर निकले, ताकि वो लंग्स तक पहुंचे और लंग्स से ऑक्सीजन को ले सके, ताकि बॉडी में एनर्जी बना। तो ये सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जब आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, दोबारा से आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाती है, आपकी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाती है, तो फिर उसको नॉर्मल करने में भी कोई सिस्टम काम कर रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि हमारा रेस्पिरेशन भी फास्ट हो गया, उस वक्त हमारे हार्ट बीट भी फास्ट हो गई, तो उन सब प्रोसेसेस को करवाने के लिए दो सिस्टम वहाँ पर काम करते हैं। एक तो न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का मतलब है नर्वस कंट्रोल, हमारे नर्व्स कंट्रोल करती हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है हार्मोनल कंट्रोल। तो अब हम
नेक्स्ट जो 2 चैप्टर करने जा रहे हैं उसमें हम कंट्रोल ही देखेंगे कि कैसे हमारा बॉडी का होमोस्टेसिस मेंटेन रह रहा है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज 2 सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम कौन सा कंट्रोल पढ़ेंगे? न्यूरल कंट्रोल पढ़ेंगे, नर्वस कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब न्यूरल सिस्टम क्या होता है बच्चे? नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ क्विक कोऑर्डिनेशन। ये क्या है? न्यूरल सिस्टम क्या है? ये नेटवर्क है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट का मतलब टच के साथ आपस में क्या है? सेल कनेक्टेड हैं और वो जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला? फास्ट एक्शन बोला। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है किसके बीच में? सेल्स के बीच में। तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सिस्टम क्या कहलाता है? न्यूरल सिस्टम कहलाता है। तो जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया तो वो एक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। जैसे हम बात करें कि हमने कुछ देखा, तो अगर हमें वो डर की चीज लगी तो हम जल्दी से जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब आपका डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया। तो वो कौन सा है? न्यूरल रिस्पॉन्स, जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बाय पॉइंट टू पॉइंट नेक्स्ट ट्रांसफर होती है। तो अब ये पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो मिलियन ऑफ न्यूरॉन जब आपस में काम करती हैं तो क्या बनता है? हमारा न्यूरल सिस्टम बनता है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का गुच्छा बनकर क्या बना रहा है? हमारा न्यूरल सिस्टम बना रहा है। न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो नर्वस जो सिस्टम है हमारे एनिमल्स में लोअर इनवर्टेब्रेट्स में ही स्टार्ट हो गया था। जैसे हम हाइड्रा की बात करें, वहाँ पर न्यूरॉन्स क्या हैं? आपस में कनेक्टेड हैं और एक प्लेक्स बना रहे हैं, एक जाल बना रहे हैं। ऐसे ही इंसेक्ट में भी नर्वस सिस्टम है जहाँ पर ब्रेन डेवलप हुआ है। और वर्टेब्रेट्स जो हैं, जितने भी हायर एनिमल्स हैं जैसे फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें न्यूरल सिस्टम वेल डेवलप है। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरल सिस्टम समझ आया? वो सिस्टम जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं, और वो जुड़ाव कैसा है? पॉइंट टू पॉइंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूरल्स जो एक्शन होता है, न्यूरल सिस्टम का एक्शन है पॉइंट टू पॉइंट एक्शन है, मतलब टच एक्शन है। जब हम एंडोक्राइन का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो हमारे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को बच्चे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें मिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड हमारा लॉन्ग ट्यूब लाइक न्यूरॉन्स जब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के बीच में से जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब स्टोरिंग पार्ट, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला जो एरिया है वो क्या बन रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जैसे अब हम बात करें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशंस पे। जैसे हम बात करें स्कूल में आपका एक हेड होता है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसका प्रिंसिपल ऑफिस है। तो समझो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? आपके टीचर्स हैं, टीचर्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। जैसे प्रिंसिपल ने कोई बात बताई, वो इन्फॉर्मेशन आप क्या है? टीचर आप तक पहुंचाएंगे बच्चों तक, है ना। या बच्चों ने कोई बात टीचर को कही है तो वो क्या है? प्रिंसिपल तक पहुंचे। तो
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आ जाएगा कि वो नर्व सेल जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं या लेकर जा रहे हैं। जैसे टीचर है, बच्चों की बात भी प्रिंसिपल के आगे रखता है और प्रिंसिपल की बात भी बच्चों के आगे रखता है, तो वो क्या है, जरिया है बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। तो ऐसे ही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जहां पर नर्व फाइबर इंफॉर्मेशन लेकर जा रही हैं और लेकर आ रही हैं फ्रॉम और टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन से जानकारी लेकर आए या ब्रेन तक जानकारी पहुंचाते हैं, वो क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये फाइबर्स हैं, आपके नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं ये। तो अब इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, उसके बेसिस पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व फाइबर्स होती हैं। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो नेटवर्क ऑफ फाइबर से बना हुआ है, जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा या लेकर जाएगा। तो लेकर आएगा या लेकर जाएगा, उस बेसिस पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। क्या है, एफरेंट नर्व फाइबर जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू central nervous system, information transferred to the central nervous system by the afferent nerve fiber। ऐसे efferent nerve fiber की बात करें, जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा from the central nervous system। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे ये, कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन लाने वाला पार्ट है। इंफॉर्मेशन दो तरीके से ट्रांसफर हो रही है, एक तो इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक और दूसरा ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे मैं बात करूं, हमें कोई सुई चुभती है ना, सुई चुभना क्या है, हमने इंफॉर्मेशन रिसीव करी, तो वहां से एफरेंट नर्व फाइबर कहां पर जाएगी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन वापस आएगी कहां पर, जहां पर आपकी सुई चुभी है। किसकी हेल्प से, इफरेंट नर्व फाइबर की हेल्प से। तो दो अलग ट्रांसफर के प्रोसेसेस है, लेकर जाने वाला अलग फाइबर है, लेकर वापस आने वाला फाइबर क्या है, अलग है। तो जैसे ही सुई चुभी, इंफॉर्मेशन जाएगी विद द हेल्प ऑफ एफरेंट नर्व फाइबर टू दी central nervous system, then after analysis information transfer from central nervous system to back to the your tip of the finger with the help of efferent nerve fiber। आपकी टिप जहां पर आपको सुई चुभी है वहां पर इंफॉर्मेशन वापस आएगी और आप क्या करोगे, एकदम से हाथ हटा लेते हो, है ना। तो इंफॉर्मेशन लेने वाली फाइबर अलग है, इंफॉर्मेशन लाने वाली फाइबर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर आकर ट्रांसफर हो रही है या कहाँ से इंफॉर्मेशन जा रही हैं। जैसे मैं कहूँ आपको सुई चुभी है, इंफॉर्मेशन आपने फिंगर पर रिसीव करी है, फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर चला गया, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन दोबारा आपकी फिंगर की टिप पर आ गई। तो पार्ट ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करी जा रही है, उसके बेसिस पर हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बच्चे दो तरीके का होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का मतलब है जब इंफॉर्मेशन कहाँ पर आ रही है, आपकी वॉलेंट्री एक्शंस करवाने के लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, या हम कहें स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी लिम्स में। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अपने लिम्स से रिसीव करोगे, लिम्स से रिसीव करते हैं। जैसे हम बात करें हमारे जो हाथ पैरों की जो मसल्स हैं, आपकी जो आई मसल, यहाँ की जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है उसे हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। जहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव करी जा रही है या भेजी जा रही है
बाय दी स्केलेटल मसल। जबकि दूसरा क्या है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, यहाँ पर स्मूथ मसल्स इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या आगे भेजते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं? जितना भी आपका विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन में जैसे हम बात करें, हमारे लंग्स हो गए, हमारे स्टमक हो गया, हमारे लिवर हो गया, ये जितने भी हमारी किडनी हो गई, जितने भी विसरल ऑर्गन हैं, वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन रिसीव या सेंड हो रही है वो कौन सा सिस्टम होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री एक्शंस करवाएगा। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कौन से एक्शन करवाता है बच्चे? इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे हम कहें हार्ट को बीट करवाना हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट इज ए मायोजेनिक हार्ट, है ना, अपने आप से बीट हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि अब रुक जा और अब स्टार्ट हो जा, दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को करवाने वाला जो न्यूरल सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। और जो वॉलेंट्री एक्शंस करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी दो तरीके का होता है बच्चे। जैसे अभी हमने बात करी थी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए जब हम विग्रस एक्सरसाइज करें तो आप क्या हुआ, आपके जो लंग्स हैं वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ताकि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन फास्ट हो जाए, है ना। दूसरा, हार्ट बीट फास्ट हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी क्या है, आपकी ब्लड के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो और एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस हो। जैसे ही आपने एक्सरसाइज बंद करी बच्चे तो क्या होगा, आपका लंग्स है, आपका हार्ट बीट है, वो एक नॉर्मल स्टेज पर पहुंच जाएगा, है ना। तो नॉर्मल स्टेज, अब एक बार क्या हुआ, फास्ट एक्शन हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, उस फास्ट एक्शन को दोबारा से स्लो डाउन कर दिया। तो फास्ट और स्लो डाउन ये दोनों चीजें क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ऐसे ही जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये दोनों सिस्टम कैसे करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट काम करते हैं। जैसे मैं बात करूं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज बंद कर देंगे तो दोबारा से हमारा हार्ट बीट स्लो, तो उस वक्त कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक, दे वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट while the parasympathetic nervous system will slow down the heartbeat। ठीक है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बच्चे, अब हमें पता है नर्व्स हैं, नर्व्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। कनेक्शन के टाइम एक केमिकल निकलता है, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। उस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आगे डिटेल आएगी इस चीज की, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट वाज एसिटाइल कोलिन, ये लर्न करने वाली बात है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एड्रीनलिन, ठीक है। तो ये इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को, ये डिक्रीज करेगा, तो एंटागोनिस्टिकली दे वर्क। तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन है सिंपैथेटिक में, एसिटाइल कोलिन, और पैरासिम्पैथेटिक में न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रीनलिन। तो ये तो हुआ हमारा ओवरव्यू। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं नर्व फाइबर की, या हम कहें मिलियन ऑफ न्यूरॉन जुड़कर आपस में ब्रेन बना रहे हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअल में न्यूरॉन है क्या। तो नेक्स्ट जो है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। न्यूरॉन को दूसरा नाम क्या है, नर्व सेल कहेंगे। इसी को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम,
क्यों? क्योंकि हमारा सारा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरॉन से ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। तो ट्रांसफर करने वाला सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दोनों सिस्टम किससे बने हुए हैं? न्यूरॉन से बने हुए हैं, और काम करने वाला हिस्सा भी क्या है? न्यूरॉन है। तो इसलिए हम इसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन के बच्चे 3 पार्ट होते हैं। सेल बॉडी, ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे? सेल बॉडी बोलेंगे। इसके ऊपर ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थ्रेड्स प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। दिस इज सेल बॉडी। ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इन्हें हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो जा रहा है बाद में क्या है? दो तीन एंडिंग में खत्म हो जाता है ये, इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। तो ये 3 मेन पार्ट हमारे हर न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन बाद में किस में खत्म हुआ है? इनको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन का एंड आ गया है ये। नर्व एंडिंग या साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी ये क्या है? सारा सेल वाले चीजें होंगी इसके अंदर। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, सारी ऑर्गेनेलीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये कुछ पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स, इनका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस बनाना, कि नर्व सेल को जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफिल हो रही है? नीजल ग्रेन्यूल से फुलफिल हो रही है। तो नीजल ग्रेन्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे? सेल बॉडी में। सेल बॉडी पर फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्रांचेस निकली हुई है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स वो स्ट्रक्चर हैं जो क्या है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जैसे हम बात करें, अभी हमने बात करी थी कि हमें जब सुई चुभती है तो जो सुई की चुभन है उसको कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट रिसीव करेगा। तो डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होते हैं? एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड, बाय टच, बाय हियरिंग, बाय सीइंग। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप बाहर से रिसीव कर रहे हो, कैसे रिसीव कर सकते हो? आपको कुछ लगता है, बाय टच होगा, आपने कुछ सुनाई दिया, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सूंघा, आपने कुछ टेस्ट किया, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इनको रिसीव करने वाला कौन है? डेंड्राइट है। ठीक है, फिर ये इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से रिसीव होकर आगे क्या है? लॉन्ग फाइबर में जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। तो इंफॉर्मेशन आगे किसकी हेल्प से जा रही है बच्चे? एक्सॉन। एंड में कहाँ तक पहुंच गई? साइनेप्टिक नॉब तक। ठीक है, ये एक नर्व है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो क्या होगा? इसके आगे एक और नर्व जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो नर्व आपस में जुड़ती चली जाती हैं, तभी हम बोल रहे थे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। नर्व एक नर्व है, इसी के साथ अगले का डेंड्राइट यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अभी आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें क्या है? सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। डेंड्राइट इज दैट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड एक्सॉन इज दैट पार्ट या एंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक्सॉन का जो एक्सॉन के फ्रंट में क्या प्रेजेंट है? सेल बॉडी, इसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। और एक्सॉन के एंड में क्या प्रेजेंट है बच्चे? साइनेप्टिक नॉब या नर्व एंडिंग, उसको डिस्टल एंड बोलते हैं। स्टार्टिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है? हमारा हेड। और एंड पार्ट क्या है? हमारे फुट। तो वो क्या कहलाता है? डिस्टल
पार्ट। तो कई बार आप ये टर्म्स भी लिखी हुई देखते हैं बुक्स में, प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे वाला, डिस्टल का पार्ट होता है एंड वाला, आखिरी वाला। ठीक है, तो अब ये 3 मेन स्ट्रक्चर हमारे न्यूरॉन में प्रेजेंट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स, मैनी डेंड्राइट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। मैनी डायरेक्शंस हो गई इसकी, है ना, एक इधर और इधर 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 सब जगह निकल रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर। तो जितना भी हमारे ब्रेन में है या ज्यादातर हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, दीज आर मल्टीपोलर। तो ब्रेन में क्या प्रेजेंट है आपका, मल्टीपोलर। नेक्स्ट है बाईपोलर। बाईपोलर का मतलब है एक एक्सॉन और सिर्फ एक डेंड्राइट बना हुआ हो। जैसे ये मैं सेल बॉडी बना रही हूं और ये ऐसे बन गया, तो एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट जब प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाईपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। तो हमारी आई में, रेटिना में, हमारे आई पार्ट में कैसे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बाईपोलर। यूनिपोलर का मतलब है सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, आपका एक्सॉन, देयर इज नो डेंड्राइट। सेल बॉडी क्या है, राउंडेड प्रेजेंट है, देयर इज नो डेंड्राइट। ठीक है, तो जितनी भी, जब हम बच्चा माँ के पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो बच्चे के अंदर उस वक्त सारे न्यूरॉन कैसे होंगे, यूनिपोलर होंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जन्म के बाद बढ़ने लगता है तो उसके अंदर डिफरेंट डेंड्राइट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त उसके न्यूरॉन्स में कोई भी डेंड्राइट नहीं होता। क्या प्रेजेंट होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, एक्सॉन, देयर विल बी नो डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि न्यूरॉन के अराउंड कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स का क्या रोल है और उन सेल्स के होने की वजह से न्यूरॉन कितने टाइप के हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।